हेलो, नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे मगध, और मगध में भी मौर्य काल पढ़ेंगे खास करके। तो इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री तो लगभग पढ़ते ही है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री कम पढ़ते हैं, इसीलिए आज इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे आज मगध, मगध में मौर्य काल। तो हम पढ़ेंगे मगध। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना भूलें, वीडियो अच्छा लगे तो हम शुरू करें मगध। तो मगध पे सर्वप्रथम हर्यक वंश का राज था, हर्यक वंश। आप नोट्स या चाहे कहीं से भी पढ़ लेना, एक किताब लाके, लेकिन हम वैसे मैं तो समझाने के लिए यहाँ पे समझा देता हूँ। और आपको 5 7 10 मिनट का वीडियो होगा, आपको अच्छा लगे तो पढ़ लेना, और बाकी किताब वगैरह से ला के पढ़ लेना। तो हर्यक वंश की नींव रखी थी बिंबिसार ने। बिंबिसार बिंबिसार ने रखी थी हर्यक वंश की नींव। और हर्यक वंश ये मगध का पहला राजवंश था। और बिंबिसार के बाद बना था अजातशत्रु, और बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम बनाई थी पाटलिपुत्र को राजधानी। और बिंबिसार के बना था बाद में अजातशत्रु। और अजात शत्रु के बाद, क्योंकि हम ये हर्यक वंश नहीं पढ़ रहे इसीलिए नॉर्मल जानकारी लेते कर लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे हर्यक वंश तो देखेंगे कोई। उदयनी, इसके बाद उदयनी, और उदयनी के बाद बनता है, उसका नाम है नागदशक। नागदशक, थोड़ी बहुत राइटिंग खराब होगी, इसको एडजस्ट कर लेना। नागदशक, नागदशक के को मारकर, इसको मारा था शिशुनाग, ये इसका मंत्री था। तो शिशुनाग ने नागदशक को मार करके शिशुनाग वंश की नींव डाल दी। और शिशुनाग वंश के बाद में आया था, उसका नाम था नंदवंश। नंदवंश की स्थापना की थी महापद्मानंद ने। महापद्मानंद, ठीक है, महापद्मानंद ने। और महापद्मानंद के बाद में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ था, उसका नाम था धनानंद, घनानंद, घनानंद। और इस नंदवंश के बाद में आया था मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश, तो आप सभी को पता ही होगा मौर्य वंश की नींव डाली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने नींव डाली थी 322 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। इसको चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु था, उनका नाम था, राजनीति गुरु, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य कह दो चाहे कौटिल्य कह दो, कुछ भी वही थे गुरु। चाणक्य, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। इसकी एक कहानी है कि धनानंद के दरबार में जब सिकंदर ने आक्रमण किया था 325 ईस्वी पूर्व, सिकंदर और पर्स के बीच में लड़ाई हुई थी, उस टाइम कहते हैं कि चाणक्य आया था धनानंद के दरबार में और इनसे कहा कि वो लड़ो करो। तो धनानंद ने उसकी बात नहीं मानी और उसका अपमान किया। तब तब कहते हैं कि एक ब्राह्मण का होता है, वो चोटी होती है, वो मतलब शिखा कहते हैं उसे, वो मान माना जाता है। इसीलिए चाणक्य ने उसी दिन अपनी शिखा खोल के और शपथ ली थी कि जब तक तेरे नंद वंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक ये शिखा नहीं बांधूंगा। इसीलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, और इसको धनानंद को मतलब हरा के और चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन में बैठा दिया मगध के। कहते हैं कि ये मौर्य वंश है वो प्रथम राष्ट्रीय राजवंश है। ये लगभग 137 वर्षों तक चला था। प्रथम राष्ट्रीय राजवंश यही है, और राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ये उस टाइम ही बन गई थी बिंबिसार के समय, और पाटलिपुत्र चलती थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य था, ये लिखा मगध साम्राज्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसके लिए सबसे बड़ा सवाल है मौर्य कौन थे। तो सभी ब्राह्मण ग्रंथ है वो तो कहते हैं मौर्य थे शूद्र। और जितने भी जैन व बौद्ध ग्रंथ है, सारी जानकारी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जितनी मेरे को भी पता है सब कुछ उतना मैं बता दूंगा। जैन व बौद्ध ग्रंथ है वो कहता है क्षत्रिय थे। लेकिन वैसे
देखा जाए तो वैसे जाति देखी जाए तो ये मतलब राजवंश थे तो इन्हें हराया तो इसलिए क्षत्रिय माने जाते हैं, बाकी शुरू से कुछ नहीं है। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ ये कहते हैं जैन बौद्ध क्षत्रिय बताते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। सेल्यूकस निकेटर ये था उस टाइम में जब सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो सिकंदर का ये सैनिक था, फिर ये मतलब ये शासक बन गया और इसने आक्रमण किया। तब इसको चंद्रगुप्त ने हरा दिया था, ये हार गया था। इसने चंद्रगुप्त को अपनी बेटी हेलेना के साथ विवाह कर दिया था। तो हेलेना का और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का इससे पहले विवाह हो रखा था, उसका नाम था दुर्धरा। दुर्धरा ये बताते हैं धनानंद की बहन थी और इसके साथ हुआ था। इसका उत्पन्न संतान थी, उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार जो अगला शासक बनता है। बिंदुसार के बारे में एक है कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले हुआ करती थी नाग कन्या बनाए थे। जो नाग कन्या होती थी जो शुरू में जहर देते थे, इसीलिए वो नाग कन्या होती थी जो किसी को काट लेती तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। चंद्रगुप्त को तो कहते थे कि चाणक्य पहले से ही वो जहर देता था, इसीलिए चंद्रगुप्त को तो जहर चढ़ा नहीं और वो खाना दुर्धरा ने एक दिन खा लिया तो दुर्धरा के वो जहर लग गया था शरीर में। इसीलिए इसको चाणक्य ने पहला ऑपरेशन करके ये बिंदुसार को बनाया था। इसीलिए कहते हैं कुछ जहर के बिंदु थे, मतलब कण थे, वो चंद्रगुप्त अरे बिंदुसार के मुंह पे लग गए एक दो बिंदु, उस प्रकार से इसका नाम बिंदुसार पड़ गया। चंद्रगुप्त के बारे में यही शासक बनता है। तो हेलेना का इसके साथ सेल्यूकस निकेटर की बेटी का विवाह हो गया चंद्रगुप्त के साथ और उसके साथ ही इसके 4 प्रांत दिए गए थे, एरिया, हेरात, काबुल व कंधार। उस टाइम इनके कुछ नाम अलग थे लेकिन यही नाम है। बाकी कोई गलती हो तो कमेंट बता देना, माफी चाहता हूँ, हो सकती है कुछ भी, क्योंकि पहली क्लास है ऐसे पढ़ा रहा हूँ। तब फुल सपोर्ट करना, आगे हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का काल 322 से 198 ईसा पूर्व तक का है। कहते हैं कि अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। ब्रह्मदत्त थे, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे, अरे धर्म गुरु थे। इसीलिए इनके कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने ब्रह्मदत्त ने भद्रभाव इनके कहने पर इन्होंने जैन धर्म अपना लिया और अंतिम समय में ये बिंदुसार को अपना राजकाज छोड़ के ये चले गए थे। तो इसके बाद में आता ये बिंदुसार था, ये आजीवन वंश का आजीवक धर्म का मतलब करता था। इसने तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और बिंदुसार ने आजीवक वंश धर्म। और बिंदुसार ने अपने जीवन में कहता है कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन यहाँ सेल्यूकस निकट रहा है, वहां का एक शासक था सेंड्रोकेट्स चंद्रगुप्त को ही कहते हैं, सेंड्रोकेट्स, ये भी इस चंद्रगुप्त को ही कहते हैं। यूनान का ये था, तो यूनान का उस टाइम बाद में बिंदुसार के टाइम में था, उसका नाम था एंटियोक्स प्रथम था। तो इससे इसने 3 चीजें मांगी थी। एक तो मांगे थे अंजीर, एक मीठी शराब और एक और चीज मांगी थी, वो थी दार्शनिक मांगा था एक। तो इन्होंने ये 2 चीज तो भेज दी और ये नहीं भेजी कह जाए कि दार्शनिक तो को हम आदान प्रदान नहीं करते, इसीलिए। तो बिंदुसार के बाद में शासक बना था वो था अशोक।
एक सवाल और पूछे थे बिंदुसार के बारे में कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उस टाइम। तक्षशिला में तो विद्रोह को दबाने के लिए पहली बार भेजा था अशोक को, उसके बाद में बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था। तो सुसीम ये बिंदुसार का बड़ा पुत्र था। कहते हैं कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे। उसके बाद में अशोक से बना। अशोक लगभग 269 के आसपास गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार की मृत्यु कहते हैं कि 274 में 72 में हो गई थी, लेकिन ये 3 साल तक 4 साल तक बैठा नहीं था, 73 में हुई थी शायद। उसके बाद ये अशोक नहीं बैठा था। फिर अशोक 269 में शासक बनता और इसके 8 वर्ष बाद, शासन के बैठने के 8 वर्ष बाद, एक इतिहास में बहुत बड़ी लड़ाई कहते हैं कलिंग का युद्ध हुआ था। और कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने मतलब अहिंसा को अपनाया और हिंसा नहीं की। इसके बाद मन तृप्त हो गया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था कहते हैं, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजे थे। श्रीलंका अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा, पुत्री का नाम था संघमित्रा, इन दोनों को भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए। और अशोक ने अंतिम समय बौद्ध धर्म, क्योंकि देखो चंद्रगुप्त ने तो अपनाया था कौन सा धर्म, वो जैन धर्म, और ये आजीविक संपर्क का था बिंदुसार, और ये अशोक था वो था बौद्ध धर्म का। कहते हैं अशोक ने बहुत सारे शिलालेख लिख दिए थे, तो इसका वर्णन मिलता है 72वें शिलालेख में मिलता है, ये मेन है। बाकी अशोक ने कुल 16 शिलालेख लिखे थे, ये 13वें शिलालेख में मिलता है। और इसका अंतिम शासक था, उसका नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त ये था मौर्य वंश का अंतिम शासक। इसके बाद में पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश का नींव डाल दी। तो ये थी मौर्य के बारे में। बाकी अशोक के शिलालेखों की थोड़ी थी मेन चर्चा करनी, वो अब आगे करेंगे, कल कोई देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।